मैं अभी जो आप सबके सामने एक कविता, एक पोएम जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है 12th बिहार बोर्ड सीबीएसई का जो इंग्लिश की जो बुक है रेनबो पार्ट 2, जो 12th के लिए प्रेस्क्राइब है, उसका सेकंड पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। पहला पोएम जो था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, और मैं आज आप सबके सामने लेकर आया हूँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये सेकंड पोएम है, और ये लिखा गया है, ये जो पोएम है लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। ये जो पोएम है, दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज बाय वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन पोएट हैं जिनका जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था अमेरिका में, और 1892 में उनका डेथ हो गया। लेकिन जब ये जन्म लिए थे अमेरिका में, ये उन दिनों की बात है जब ये स्ट्रगल कर रहे थे, तब 12 साल की उम्र में ये कारपेंटर बन गए। जब ये 12 साल के थे तब ये कारपेंटर बन गए। यानी जीवन में इनका बड़ा संघर्ष रहा है। तो इन संघर्ष की बात हम कर लेते हैं कि 12 साल की उम्र में कारपेंटर बने, और फिर धीरे धीरे अपने अंदर कुछ चेंज लाए, कुछ पढ़ाई लिखाई की, कुछ जॉब भी करते रहे। फिर बाद में जाकर के प्रिंटिंग का भी काम, प्रिंटर के तौर पे काम किया, किसी प्रिंटिंग हाउस में, प्रिंटिंग प्रेस में काम किया। फिर बाद में जाकर टीचर बने, फिर किसी न्यूज़पेपर के लिए, किसी मैगज़ीन के लिए एडिटर बने, ठीक है। और एडिटर बने, और ये 1855 का साल था जब इन्होंने एक बुक, जो कविताओं का संग्रह था, कलेक्टिव फॉर्म में था, कलेक्शन था उनके पोइट्री का, वो 1855 में इन्होंने अपने खर्च पे पब्लिश करवाया। क्योंकि ये जो इनकी कविताएं थी थोड़ा हट करके थी, बिल्कुल जो उस ज़माने का जो ट्रेडिशन था कविता लिखने का, उस ट्रेडिशन को से अलग हट करके लिखा करते थे। इनको पब्लिशर नहीं मिला, इन्होंने अपने एक्सपेंस पे, अपने खर्च पे उसको पब्लिश करवाया, और ये बहुत ही महंगा साबित हुआ इनके लिए, कि इनको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली जो इनको मिलना चाहिए था, जो आशा थी। दूसरी बात है कि जो इनको जॉब मिला हुआ था एडिटरशिप का, जहाँ ये एडिटर थे किसी प्रेस में या कहीं, हाँ, तो वहाँ इनको वो जॉब गंवा देना पड़ा। कारण ये था, इनकी जो कविता थी जिसको ऑब्सीन कह करके उस एडिटर, जो एडिटिंग हाउस था, उसने इनको निकाल दिया, उस पब्लिशिंग हाउस ने इनको निकाल दिया, या एडिटरशिप से निकाल दिया। कारण ये था कि इनकी कविता का कोई स्टैंडर्ड नहीं माना गया कि कोई बिल्कुल ऑब्सीन है या ऑब्सक्योर है, एकदम रिफाइंड नहीं है। जो क्राइटेरिया होता है कविताओं के लिए, वो सब चीज़ पे पूरा नहीं उतरता, बेतुकी बातें ये करते हैं अपनी कविताओं में। तो वो जो कविता का जो संग्रह था वो लीव्स ऑफ ग्रास था। बाद में जाके ड्रम टैप्स नाम से भी इन्होंने छपाया किताब, तो लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फिर बाद में क्या हुआ कि 1881 का साल था, तब जाके पब्लिशर तैयार हुए, और वो तैयार हुए कि अनसेंसर्ड, बिना अनसेंसर्ड का मतलब बिना कोई लाइन काटे हुए, बिना कोई काट छाट किए हुए तैयार हो गया कि जिस प्रकार से इनकी कविता लिखी उस तरह से मैं पब्लिश कराऊंगा, और इनकी कविता पब्लिश हुई। अब ये विडम्बना ये थी कि जैसे ज़्यादातर राइटर के साथ और पोएट के साथ होता है, विडम्बना ये होती है कि जब वो जिंदा होते हैं तो पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। तो अमेरिका में इनकी कविताओं की पॉपुलैरिटी नहीं मिली। फिर जब अमेरिका से बाहर यूरोप सब में क्या हुआ कि कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुए इनकी किताब की, और जब ट्रांसलेशन हुए तो कुछ पॉपुलैरिटी मिली, तो इनको दर्जा मिला। लेकिन तब तक ये दुनिया से जा चुके थे। ये 1892 का साल था, दुनिया से जा चुके थे, और मरने के बाद इनकी कविता मिली। बाद में जाके लोगों ने रियलाइज किया कि कुछ नयापन है कविता में, इनकी जो फीलिंग है। सबसे जो खास बात होती है जो कविता के अंदर होती है कि ओवरफ्लो ऑफ इमोशन होता है, ओवरफ्लो, है ना, जो नेचुरल ओवरफ्लो ऑफ इमोशन जो होता है, तो रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी जिसको कहते हैं ना, कि है ना, जेन्युइन जो फीलिंग जो कविता की होती है, वो इमोशन, फ्लो ऑफ इमोशन होता है, वो इसमें नज़र आता है। अगर आप अभी देखेंगे, मैं पढ़ाऊंगा इसको, तो देखेंगे इसमें जेन्युइन ओवरफ्लो ऑफ इमोशन, जो भावनाओं का जो प्रवाह होता है वो दिखता है इनकी कविताओं की पंक्तियों में, दिखता है, वो लगता है। तो मैं आगे बात कर लेता हूँ जरा सा वाल्ट व्हिटमैन के बारे में। मैं एक बात और कह दूँ, ये जो कविता लिखी गई है वो फ्री वर्स में है। अगर आप इसके राइम स्कीम की बात करेंगे तो आप देखेंगे पहला लाइन एंड हो रहा माई सेल्फ पे, दूसरा एज्यूम पे, तीसरा यू पे, चौथा सोल पे, ग्रास पे, फिर एयर पे, हाँ, सेम पे, बिगिन। अब देख रहे हैं कि कहीं भी आपको राइम नहीं मिल रहा है, किसी भी पंक्ति का जो एंड है उसके लास्ट वर्ड किसी दूसरी या तीसरी या चौथी या पांचवीं लाइन से राइम नहीं मिला रहा है, कोई ऐसा लयबद्धता दिखाई नहीं पड़ेंगे। लेकिन जो मीटर होता है, जो फीट होता है, जो कविताओं के अंदर जो लयबद्धता जो पंक्तियों में होती है, जो लय होती है, जो सॉन्ग में दिखता है, वो है। मैं थोड़ा सा एक दो लाइन पढ़ता हूँ, आप इसको समझेंगे। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ।
अब देखिए लय है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, सेलिब्रेट सिंग। आप इस पर गौर करें, इंटोनेशन पे गौर करें, जब हाई पिच होना और लो पिच होना, अब देखेंगे इसको। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई assume you shall assume, what shall I and what I assume you shall assume, for every atom belonging to me as good belonging to you, for every atom belonging to me as good belongs to you. I loaf and invite my soul, I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass, my tongue every atom of my blood, formed from this soil, this air, born here of parents, born here from parents the same, and their parents the same. I now 37 years old, in perfect health begin, hoping to cease not till death. Creeds in school, in abeyance, retiring back a while sufficed at what they are, but never forgotten. I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard. Nature without check with original energy. अब यहाँ जरा लाइन को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखिए कह रहे हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, पहले ही कविता में। अब यहाँ समझिए ये जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन को इन्होंने क्रिएट किया है उसको पहले समझिए। उससे पहले मैं एक बात और बता दूँ, जब आप इसको पढ़ते होंगे या पढ़ेंगे तो लगेगा क्या कि बड़ा अजीब है, कोई बिगिनिंग कोई एंड ऐसा जैसा कुछ लगता नहीं, कोई सीक्वेंस कहीं से चल के आया ऐसा कुछ लगता नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये अंडर का पार्ट है किसी कविता का, किसी इनकी जो बुक है ना द लीव्स ऑफ ग्रास जो बुक है उसमें से लिया गया कविता का एक अंश है। ये कंप्लीट पोएम नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लगेगा। अगर इसकी बिगिनिंग होती और लास्ट का जो एंड होता वो अगर होता तो आपको इसको सीक्वेंस पे देख तो आप थोड़ा सा लगता, लेकिन ये बीच से उठा लिया गया है, एक बीच से कविता के बीच से उठा लिया गया, इसलिए थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन सिचुएशन यहाँ दिखाया गया है एक हैप्पी मूड में है कवि यहाँ पर हैप्पी मूड में है। यहाँ उनको सेलिब्रेट करने का मन करता है, कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा हट करके करना चाहते हैं, या फिर ऐसी खुशी इनके मन में कुछ ओवरफ्लो ऑफ इमोशन होता है, कुछ गाने कुछ बोलने कुछ करने का मन करता है। जब खुशी में होते हैं तो लोग डांस करते हैं गाते हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन इनके साथ हो रहा है। तो आप कह रहे हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, कि मैं सेलिब्रेट करता हूँ, उत्सव मनाता हूँ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद पे सेलिब्रेट करता हूँ, खुद पे सेलिब्रेट करता हूँ, उत्सव मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही गाता हूँ, मैं खुद पे ही अपने आप से ही गाता भी हूँ। ये सिचुएशन जो क्रिएट कर रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब मेरे अंदर कुछ ऐसी खुशी का भाव आता है तो मैं इसको सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, खुशी को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, मेरा मन करता है, ये मेरा इंडिविजुअलिटी है। ये कहना चाह रहा है कि हर एक आदमी अलग अलग यूनिक है ना, हर आदमी को अपने सेलिब्रेट करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो बेसिक पॉइंट यही है कि खुशी तो हर किसी का सेम होगा, खुशी जो निकलती है उसकी प्रोपोर्शन जो है वो लगभग सेम होगी, तरीका जो है थोड़ा बहुत बदल सकता है। वही कह रहा आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद पे ही उत्सव मनाता हूँ और खुद से गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं अनुभव करता हूँ, जो परसीव करता हूँ, जो कुछ भी मैं अनुभव करता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ, आप भी वही करेंगे। अगर ऐसे सिचुएशन में जिस समय में मैं हूँ, जिस स्थिति में मैं हूँ, अगर ऐसी स्थिति आपके साथ होगी तो शायद आप भी वही फीलिंग को, आप वही एक्सप्रेशन या वही हैप्पीनेस को, वही उसी जॉय को, आप उसी प्रोपोर्शन ऑफ जॉय जो है, उसी अमाउंट ऑफ जॉय को आप भी एज्यूम करेंगे, रिसीव करेंगे, प्राप्त करेंगे, आप ऐसा फील करेंगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, चूँकि हमारे शरीर के अंदर जितने भी एटम है, जिन भी कणों से हमारा शरीर बना है, जितने भी एटम, जितने प्रकार के एटम का प्रयोग हमारे शरीर में किया गया है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में उन एटमों का प्रयोग करके बनाया गया हमारे शरीर को। जैसे कि किसी भी मानव के शरीर को जिस भी एलिमेंट के जिस भी एटम से के मेलजोल से बनाया गया वैसे ही वही कह रहा है कि जब हमारे अंदर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो एक ह्यूमन बीइंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर है, वही कैरेक्टरिस्टिक किसी और के अंदर भी होती है। हर किसी मानव के अंदर कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कॉमन होती हैं, जैसे भूख का लगना, प्यास का लगना, नींद का आना, थकावट का होना जैसे होती है, ठीक है। उसी तरह से ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सबके अंदर होती है, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ठीक उसी तरह जब हमारे अंदर हैप्पीनेस आती है तो हैप्पीनेस की
फीलिंग जो है हर किसी के अंदर होती है। जब दुख का समय होता है तो दुख या सौरव हम फील करते हैं, ग्रीफ फील करते हैं, तो वो चीज़ सबके अंदर है। तो कुछ जो एलिमेंट है वो कॉमन है सबके अंदर, यही कहना चाह रहे हैं। मैसेज यहाँ क्लियर ये है कि जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिन एलिमेंट से हमारा शरीर बना है, हमारे जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे शरीर के अंदर डालेंगे मेल खाते हुए हैं। आगे कह रहे हैं कि आई लोव एंड इनवाइट माई सेल्फ। आई लोव का मतलब वांडर, ये ओल्ड इंग्लिश है लोव। पहले इस वर्ड होता था लोव से बना हुआ एक वर्ड है लोफर। तो लोव से मतलब होता है बिना किसी खास कारण के इधर उधर भटकना, जाना, घूमना फिरना। ठीक है, आजकल इसके लिए वर्ड यूज होता है वांडर मतलब भटकना, यहाँ वहाँ जाना, घूमना फिरना। तो आई लोव एंड इनवाइट माई सेल्फ। अगर आपने देखा होगा कि कोई एक आदमी जब लीजर में होता है, जब वो फ्री माइंड में होता है, जब वो किसी तरह का स्ट्रेस या बर्डन नहीं फील करता, तो बड़ा इजी वे में वो घूमता है यहाँ वहाँ। तो वही कह रहा है कि आई लोव एंड इनवाइट माई सेल्फ, माई सोल, कि मैं यहाँ वहाँ लोव करता हूँ और मैं अपने आत्मा को इनवाइट करता हूँ। किसको इनवाइट करता हूँ? मैं अपने सोल को ये दावत देता हूँ। क्या दावत देता हूँ? क्या कहता हूँ? कि मैं यहाँ वहाँ घूम, आई लोव, कि मैं घूमता हूँ और अपनी आत्मा को इनवाइट करता हूँ। क्या इनवाइट, किस बात के लिए इनवाइट करता हूँ? किस बात के लिए दावत देता हूँ? क्या करने के लिए कहता हूँ या आतुर करता हूँ? किस बात के लिए? तो कह रहा है, आगे कह रहा है, यानी खुशी का ये परिस्थिति है, ये बस स्थिति को दिखाया है। एक जो टाइम ऑफ एंजॉयमेंट होता है, एक टाइम ऑफ थ्रिल एंड एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस एंड जॉय, ऐसा कुछ सिचुएशन होता है। कैसा फील करता आदमी, ठीक है, वैसा ही है यहाँ। कह रहा आई लीन, और मेरा मन करता भी किसी पेड़ से पैर लगा के मैं लीन करता हूँ, झुक जाऊँ, ऐसे डिक्लाइन करूँ, तो इजी वे में खड़ा हो जाऊँ, इजी पोजीशन में खड़ा हो जाऊँ। आई लीन एंड लोव, या फिर मैं लोव करूँ, मैं या तो किसी पेड़ या किसी दीवार से पैर लगा करके पीछे की तरफ ओट लगा करके उसके एगेंस्ट में रिक्लाइन करते हुए तो मैं खड़ा हो जाऊँ, या फिर लोव करूँ, यहाँ वहाँ भटकूँ, यहाँ वहाँ घूमूँ फिरूँ, एट माई ईज, जिसमें मुझे आराम मिले, जो मेरा मन करे, जैसा मेरा मन करे, जो मेरे लिए इजी हो, जो आसान हो। तो जैसे स्ट्रॉल करना, लीजरली वॉक करना, ठीक है, तो वैसे ही मेरा मन करता है ईज में, आराम में, यहाँ वहाँ में टहलूँ। ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, ऑब्जर्विंग, कहीं मैं खड़ा हो जाऊँ या फिर चलते हुए मैं किसी घास को, जो जाड़े के मौसम में जो उगने वाले घास होते हैं। तो हमारा जो देश है वो तो गर्म देश है, तो हमारे देश में तो हर महीने में घास उगते हैं, लेकिन ठंडे देशों में ऐसा होता है जहाँ बहुत बर्फ़ गिरता है, तो जब वो अप्रैल का महीना आता है तो नए पौधे उगने लगते हैं, घास उगने लगते हैं, इसलिए वहाँ समर सीजन कहा गया है। तो जब वहाँ समर सीजन आता है तो घास उगता है। यूरोप हो, अमेरिका का जो इलाका है जहाँ ठंडा इलाका है, ठंडा प्रदेश, वहाँ गर्मी के मौसम में घास ज़्यादा उगते हैं। वो जो घास है वो वही कह रहा है, स्पीयर ऑफ ग्रास, स्पीयर ऑफ समर ग्रास, जाड़े गर्मी के मौसम के जो घास हैं उसका एक तिनका। स्पीयर मतलब यहाँ पर तिनका है, स्पीयर मतलब भाला भी होता है, लेकिन यही कह रहा है ऑब्जर्विंग मतलब ध्यान से देखना, गौर करना, गौर फिक्र करना, किस चीज़ पर? किसी घास के तिनके पर, घास के एक छोटे से भाग पर, ठीक है, मैं उस पर ऑब्जर्व करूँ कि मैं कहीं खड़ा हो जाऊँ, मेरा मन करता है कहीं खड़ा हो जाऊँ, या चलते हुए मैं देखूँ कि घास के किसी छोटे से तिनके को मेरा ऑब्जर्व करूँ, गौर करूँ। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, कि जो मेरा टंग है, मेरा जो जीव है। अब यहाँ टंग का एक मीनिंग होता है कि मदर टंग, जैसे कहते हैं मदर टंग, हमारी भाषा। एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, अब यहाँ टंग से मतलब मेरी जो भाषा, हमने जो लैंग्वेज सीखा हुआ है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, एक तो मेरी भाषा, और जो मेरे शरीर के अंदर जो खून है, उस खून के अंदर जो पाए जाने वाले, इसे साइंस की भाषा में हम लोग कहते हैं सेल कहते हैं, या फिर क्रोमोसोम, या जो भी उसमें होता है। तो वो जो एटम ऑफ माई ब्लड, हर एक एलिमेंट, यहाँ पर कह सकते हैं एटम से मतलब एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हमारे ब्लड के अंदर है। तो हमारे ब्लड से मतलब है हमारे स्वभाव के अंदर जो हमारी भाषा है, माई टंग मेरी भाषा, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड जो हमारा स्वभाव है ना, कहते हैं उसके खून में शामिल है, कि ऐसा करना उसके खून में, झूठ बोलना, अच्छा करना, ये सब खून में शामिल, मतलब उनके स्वभाव में है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वही कह रहा है एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, कि जो मेरा शरीर बना हुआ है वो हर एक वो एलिमेंट जो मेरा जो जिससे मेरा कैरेक्टरिस्टिक बना हुआ है, फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल। तो जो कुछ भी मैंने भाषा सीखा है, जो कुछ भी मैंने जो कुछ भी मैंने अपने अंदर कैरेक्टरिस्टिक डेवलप किया है ना, वो सब बना हुआ है, फॉर्म्ड है, निर्मित है, फ्रॉम दिस सॉइल, वो इस सॉइल, इस मिट्टी का ही सही निर्मित है, इसी मिट्टी से ही उपजा हुआ है। कि मेरे अंदर जितनी भी जो भी स्वभाव है, या जो मेरी भाषा है,
या जो कुछ भी मेरे अंदर है वो सब कुछ इसी मिट्टी का बना हुआ है, पनपा हुआ, उपजा हुआ है। और इसका मतलब है कि मेरा बर्थ यहीं है, मैं इसी जगह से बर्थ हूँ और यहीं से मैं सिंचित हुआ हूँ। मैं वाटर्ड हूँ, नर्चर्ड हूँ, कल्चर्ड हूँ, सिविलाइज्ड हुआ हूँ, जो भी हुआ हूँ, मैं सभ्य हुआ हूँ, सुसंस्कृत हुआ हूँ। या जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी हैं ज़िंदगी में, अच्छी या बुरी चीज़ें, वो सब का सब इसी सॉइल से, मुझे इसी मिट्टी से प्राप्त हुई है, इसी जगह का, इसी परिवेश, इसी इन्वायरमेंट, इसी समाज से प्राप्त है। दिस एयर, और इसी आबो हवा, इसी फिजा, इसी माहौल, इसी एयर से मतलब यहाँ पर इसी परिवेश में सीखा। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, और मैं भी जो जन्म लिया हूँ पेरेंट्स से सीखा हूँ। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो बिगनर्स जो होते हैं, सबसे पहला जो टीचर होते हैं किसी भी बच्चे का, वो पेरेंट्स होते हैं। तो बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, यानी मेरे भी माता पिता रहे हैं, मुझे भी उन्होंने सिखाया है। हाँ, बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न, अब मैं पैदा हुआ हूँ, हियर फ्रॉम पेरेंट्स, कि मैं भी पेरेंट्स से पैदा हुआ हूँ। जब लोग कोई पैदा होता है, मतलब ये है कि संस्कार मैंने सीखा है अपने पेरेंट्स से। मैं किसी पेरेंट्स से पैदा हुआ हूँ, ये कह रहे हैं एक बार कि बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, जैसे कि हर कोई मानव जब अपने माता पिता से सीखते हैं तो जन्म लेते हैं, से मतलब जन्म लेकर के कुछ स्वाभाविक गुण अपने माता पिता के लेकर पैदा होते हैं, कुछ स्वाभाविक गुण होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक माता पिता से मिलती जुलती होती है। उसके अलावा कि वो सीखते हैं, बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स, कि मैं अपने माता पिता से जन्म लिया हूँ, मतलब मैं कुछ सीखा हूँ, लर्न किया हूँ। द सेम, वैसे ही कुछ सीखा हूँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स दुनिया में हर कोई अपने माता पिता से सीखते हैं। एंड देयर पेरेंट्स, अब यहाँ जो तीसरी बार जो पेरेंट्स की बात हो रही है, ये पेरेंट्स जो हैं द सेम, ये जो पेरेंट तीसरे वाले हैं, ये पेरेंट्स की बात करें कि जिनको, उन पेरेंट्स जो मेरे माता पिता हैं या जिनके भी माता पिता हैं, उन सबको, सारे माता पिता को पैदा करने वाले जो पेरेंट्स है, कोई ओरिजिनल कोई क्रिएटर है, हाँ, जो उनको उनके जो रचयिता हैं, उनको जो जन्म देने वाले जो हैं, वो सारे के सारे सेम हैं, अलग अलग नहीं है। यानी कुल मिलाकर के यूनिवर्सल थॉट ये क्रिएट कर रहे हैं, यूनिवर्सल, सर्वव्यापी, कि हर कोई के लिए एक्सेप्टेबल है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है, और जो चीज़ें आती हैं हम तक, वो माता पिता से आती है। हमारे माता पिता के जो अंदर कैरेक्टरिस्टिक आती है, उनके माता पिता से आती हैं। और इसी तरह से मानव जो है, मानव जिससे दुनिया फैला है, चाहे हम हिंदी में कहें तो मनु, तो पूरे दुनिया के पहले मानव रहे हों, एडम कह लें, आदम कह लें, जो भी मानव है, तो सबके पेरेंट्स सेम हैं। ठीक है, आगे करें नाउ एंड आई नाउ, और अब मैं, आई नाउ मतलब अब मैं 37 ईयर्स ओल्ड, अब मैं 37 साल का हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ अगेन, और फिर से मेरा जो हेल्थ है परफेक्ट हो गया। एक तो कहा जाता है कि बचपन में स्वस्थ रहता है आदमी, उछलना कूदना फिरना कुछ भी करता तो बिल्कुल ठीक रहता, लेकिन कह रहा है कि आगे एक समय आता है जहाँ मैच्योरिटी आती है, फुल मैच्योरिटी आ जाती है लाइफ के अंदर, जहाँ हर चीज़ मजबूत हो चुका होता है, तो वो फुल मैच्योर हो जाता है। वो सब 37 ईयर्स, वो 30s में जो आदमी होते हैं उनका जो है फुल मैच्योरिटी हो चुकी होती है। ठीक है, तो मैं 37 ईयर्स ओल्ड में हूँ, यानी परफेक्ट हेल्थ है अगेन, फिर से, यानी पुनः परफेक्ट हेल्थ, यानी परिपक्व एकदम, ठीक है, सटीक मेरा जो एज है, परफेक्ट हेल्थ, फिर से जो हेल्थ है हमारा फिर से पूरा हो गया, पूर्ण है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो मेरा हेल्थ है वो चलता रहे तब तक, जब तक मेरा डेथ ना हो जाए, तब तक, जब तक मेरी डेथ आए तब तक मेरा ये जो हेल्थ है, आशा करता हूँ वो सीज ना हो, स्टॉप ना हो, रुके ना हो, वो चलता रहे। आगे यहाँ तक एक बात पूरी करके आगे कह रहे हैं, क्रीड्स इन स्कूल्स इन एवेसेंस। अब यहाँ स्कूल का एक मीनिंग होता है मत, फेथ, एक विचार। ठीक है, क्रीड्स मतलब अलग अलग, क्रीड्स इन स्कूल्स कि अलग अलग मत के मानने वाले लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, क्रीड्स इन स्कूल। इन एवेंस, मैं उसको हटा के रखता हूँ, एवेंस पे रखता हूँ, दूर रखता हूँ अपने से, जो अलग अलग विचारधारा के जो लोग होते हैं। अब ये विचारधारा की बात कर रहे हैं कि जो एक यूनिवर्सल विचारधारा होती है कि मानव है, मानव इज बॉर्न आउट ऑफ मैन, एक इंसान है, इंसान से जन्म लिया है और उनसे सभ्यता सीखा है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो अलग अलग मत के लोग हैं, अलग हम देखते हैं कि यहाँ मत का बड़ा मतांतर है, बड़ा ही झगड़ा है ना। कास्ट्स एंड क्रीड्स, रेसेस एंड रिलीजन्स के जो फॉलोअर्स होते हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं, लड़ाई करते हैं। अलग अलग रेसेस के लोग एक दूसरे की तरफ हेट करते हैं, बहुत सारा घृणा है, बहुत एंगर, बहुत हेटरेट, बहुत ज़्यादा मारकाट
चल रहा है उसी से प्रभावित होकर के, उससे अफेक्टेड होकर के वो उससे दूर रहना चाहते हैं। वो कहते हैं क्रीड्स इन स्कूल, कि अलग अलग जो मत हैं, स्कूल से मतलब फेथ है, मत है, विचारधारा है, वो जो क्रीड हैं, अलग अलग ढंग है, अलग अलग प्रकार के हैं, इन एवेंस वो दूर में रहे, अलग रहे। रिटायरिंग बैक इन वाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर, रिटायरिंग बैक, मैं फिर वापस लौट जाऊं इन वाइल, थोड़ी देर के लिए, सफिस्ट, जो जुड़ा हुआ हो, मिला हुआ हो, एट व्हाट दे आर, जो ओरिजिनली है, कि मैं अपने उस ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाऊं जहां मैं, जैसे मैं जन्म लिया था, तो मैं मानव के रूप में जन्म लिया था। रिटायरिंग से मतलब फिर वापस लौट जाना, वापस फिर उस जगह पे पहुंचना, थक करके उन सब चीज़ों से, मत के झगड़ों के, जाति धर्म ये सब भी जो झगड़े हैं उनसे वापस लौट करके, उब करके फिर वापस थक करके एक जगह आ जाऊं, एक पल के लिए, सफिस्ट, जो बना हुआ है, कई चीज़ों के मेल से बना हुआ है, निर्मित है, सफिस्ट है, एट व्हाट दे आर, जो हैं, जो दिखते हैं, ओरिजिनली हैं, सफिस्ट एट व्हाट, जो ओरिजिनली हैं, बट नेवर फॉरगॉटन, जिसको कभी हम भूलते नहीं हैं, लेकिन उससे हम लौट करके आके बैठे, हम तो भूलते नहीं हैं, जो कुछ भी होता है हमारे साथ बीतता हुआ उसको हम भूलते नहीं, लेकिन फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, कि मैं आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजम, कह रहा आई हार्बर, मैं कहने की जरूरत करता हूँ, फॉर गुड और बैड, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मैं ये हार्बर कर रहा हूँ, मैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ये कह रहा हूँ, आई हार्बर, मैं अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से ये बात कह रहा हूँ, चाहे किसी को भला लगे बुरा लगे, फॉर गुड और बैड, चाहे किसी के लिए भला हो किसी के लिए बुरा हो, मैं ये कहने की जरूरत करता हूँ कि किसी के लिए भला हो बुरा हो, आई परमिट टू स्पीक, ये मैं अपने आप को परमिट कर रहा हूँ टू स्पीक, बोलने के लिए, एट एवरी हज़ार, चाहे जितना भी खतरा मुझे झेलना पड़े, जितना भी पेरिल, जितना भी डेंजर, जितनी भी खतरा, कठिनाइयाँ मुझे झेलनी पड़ी, मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कहने के लिए तैयार हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नेचर, हम इंसान, मानव, हम नेचुरल क्रिएचर हैं, और नेचर ने जो हमें कुछ दिया है उसको हम फॉलो करें, उस रास्ते पर चलें, विदाउट चेक, बिना उस पर रोकथाम किए हुए, जो हमारे नेचुरल फ्लो ऑफ इमोशन हमारे अंदर आता है अच्छा करने या कुछ करने की, उसी को लेकर चलें, क्योंकि हर बुराई करने से पहले हमारी आत्मा फॉरबिड करती है, मना करती है कि ऐसा ना करें, क्योंकि हमारा जो नेचर है, हमारा जो स्पिरिट है, हमारी जो आत्मा है, वो हमें मलामत करती है, बुरा कहती है, तो वही नेचुरल प्रोसेस है कि बुराई की तरफ बढ़ने से पहले हमारा जो आत्मा है हमें रोकती है, यही नेचुरल है, यही कहना चाह रहे हैं कि जो नेचर विदाउट चेक है, जो प्रकृति की अंदर जो आने वाली है, प्राकृतिक रूप से जो कुछ भावनाएं हमारे अंदर आती हैं, वो बिना रोके हुए, जहाँ हम अपने को रोक न लें। मेरा मन कहता है कि चोरी ना करें, डकैती ना करें, बुरा ना करें, किसी का की हत्या ना करें, किसी को किडनैप ना करें, किसी को हार्म ना पहुंचाएं, लेकिन हम वहाँ पर अपने को कुछ और लॉजिक दे के समझा लेते हैं और फिर वो करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जबकि हमारी जो आत्मा है, अंतरात्मा रोकती है। वही कह रहा है कि नेचर जो नेचुरली जो हमारे अंदर फ्लो ऑफ इमोशन होता है, विदाउट चेक, बिना रुके हुए, विद ओरिजिनल एनर्जी, जो ओरिजिनल एनर्जी के साथ आता है, जो पूरा फ्लो के साथ, पूरा प्रवाह के साथ आता है, जिसमें कोई रुकावट नहीं, कोई मिलावट नहीं, उसके साथ हम अपने जीवन को आगे बिताएं, जिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।